हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हमारी ये दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस कर सेट करते हैं, जो लगभग 100 प्रश्न या 80 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही कील साबित होगा आपके लिए ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें आज के हमने 80 प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न हमारा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। दूसरा है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम आप लोग जानते हैं कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो आप जानते हैं जो भारतीय भाषाओं का लिपि का विकास हुआ है, भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो हिंदी की है। किसकी है, हिंदी की। अब छावड़ की बात करता कि छावड़ किसका योग है। तो आप जानते हो कि छावड़ जो है का प्लस सा का, आधा का प्लस सा का है। किसका है, आधा का प्लस सा का। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ण उच्चारण दृष्टि दंत से नहीं है, दंत नहीं है। तो ता, ना, दा, ये सब तो तीनों दंत हैं, लेकिन ट जो है ये टा क्या है, मूर्धन्य हो जाता है। का वर्ण का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है, का वाले किसको कहते हैं, कंठ को। का की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कंठ से। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष कहे या सघोष कहे, एक ही बात है। तो सघोष आप जानते हैं प्रत्येक पंक्ति का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो क्या होता है, घोष या सघोष। तो प है तो पहला है, ट ता था ये दूसरा है, ता था दा ये है तीसरा। ठीक है, तो दा हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। शीर्षक, 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 शीर्षक। तो कौन सा सही हो जाता है यहाँ पे, सी नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 10वां में मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है। तो मंत्रिमंडल लिखा जाता है। मंत्रिमंडल मतलब बी नंबर इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 11वां क्या है, अतिथि। अतिथि कैसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, अतिथि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि पूर्ति कैसे लिखा जाता है। पूर्ति, तो पूर्ति यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। निरस्ता, निसरता, निरिसता, नीरसता। तो बिल्कुल यहाँ पे 13 का डी ऑप्शन सही हो जाता है, नीरसता होता है। क्या होता है, नीरसता होता है। आगे है कि महात्मा शब्द से बनेगा। महा प्लस आत्मा से क्या बनता है, तो महात्मा बनता है। महा प्लस आत्मा से क्या बनता है, महात्मा। अगला है कि रमा प्लस इसका जो है रमेश कौन सी संधि है। तो आप जानते हैं जहाँ पे एक मात्रा इस प्रकार से मिलती है वहाँ पे जो हो जाता है वो गुण स्वर संधि हो जाता है। कौन सी संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि। अगला है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस चारण होता है। उत प्लस चारण क्या होता है, उत प्लस चारण। अगला है कि रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे हो जाता है तत्पुरुष समास। रसोई घर के लिए कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है कि नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यहाँ पे स्पेशल नाम दे दिया गया विष्णु, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे है चारपाई पर चादर बिछा देना में पर कौन सा कारक है। अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होता है, में पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण। आगे है कि वो घर से बाहर गया, मतलब घर से बाहर निकल गया। तो निकलने से तात्पर्य है कि वहाँ से अपादान होता है। जब भी कोई चीज़ बाहर उठती है, छूटती है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, अपादान। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, हुतासन। अग्नि का क्या है यहाँ पे, हुतासन। आगे चलते हैं। आगे है कि कमल का पर्यायवाची क्या है। किसका, कमल का पर्यायवाची क्या है। तो आप जानते हैं कमल का पर्याय, यदि आपको पानी का पर्यायवाची है उसके आगे आप जल लगा देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जलज, जल होता है और उसके आगे आपने जल लगा दिया तो ये कमल का पर्यायवाची। इसी प्रकार धा, ये जलधि जो है, अगर आपको जल की पर्यायवाची पता है उसके आगे धी लगा दिए तो वो है जो समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। इसी प्रकार ये दा आपको पता है जल की पर्यायवाची, और दा लगा दिए तो वो किसका, बादल का पर्यायवाची बन जाता है।
आगे चलते, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, विनायक या मधुआ। तो कौन सा हो जाता है? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, मधुआ। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुआ। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घर, के, आलय, निकातन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? घर के। तो कौन सा सही हो जाता है? बी। अगला है कि हरिण का पर्यायवाची शब्द है बिहग, खग, हंस या मृग। मृग होता है, किसका होता है? मृग। हरिण का पर्यायवाची क्या होता है? मृग। अगला है कि उपकार का विलोम क्या होगा? तो उपकार का विलोम आपको पता होगा, अपकार होता है। क्या होता है? अपकार। आगे चलते हैं, आगत का विलोम क्या है? आगत का विलोम क्या होता है? अनागत। आगत का विलोम क्या होता है? अनागत। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। स्मरण का विलोम विस्मरण, स्मरण का विस्मरण। अथ का विलोम इति होता है, अथ का विलोम क्या होता है? इति। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है 32 से 36 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसमें संदेह न हो सकते, जिसमें संदेह न हो सके उसे क्या कहते हैं? असंदिग्ध। क्या कहते हैं? असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने आपको हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध उसे क्या कहते हैं? अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वो शास्त्री जी के यहाँ गया है। जहाँ पे कहीं भी इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन यहाँ से ये शब्द आ जाते हैं, वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। आगे है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो परंतु, फिर परंतु शब्द आया तो ये कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आगे है छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है? छाती पर मूंग दलना मतलब बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। जान पर खेलना का क्या अर्थ है? जान पर खेलने का मतलब है कि जोखिम उठाना। क्या है? जोखिम उठाना। आगे है कान में तेल डालना का क्या अर्थ है? कुछ ना सुनना। तेल में कान डालने का मतलब है कुछ ना सुनना। आगे है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। अगला है कि गांठ बांधना। गांठ में बांधना मतलब खूब याद करना। गांठ बांधने का क्या मतलब है? खूब याद करना। आगे चलते हैं, आगे है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर बताना है कि जिंदगी की असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वो जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वो नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। तो कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि ये गद्यांश किसका लिखा हुआ? तो ये गद्यांश की बात करती है रामधारी सिंह दिनकर का हो जाता है। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। और उसके बाद कह रहा है कि ज़िंदगी के असली मज़े किनके लिए हैं? तो ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए हैं जो धूप में तपे हैं। इस प्रकार से उसने बताया। तो जो परिश्रम करते हैं, ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश किस बात के महत्व को बताता है? तो किसकी बात को महत्व बताया है? श्रम के बारे में बताया है। जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है कड़ा परिश्रम करना। कड़ा परिश्रम। अमृत वाला तत्व से तात्पर्य कि जीवन का सार से। किससे संबंधित है? जीवन के सार से। आगे है कि मैया मैं तो चंद्र खिलाना ली हूँ में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। आगे है कि कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत खलन संराम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि का की जो है आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। आगे है कि निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक ही सही है। सही उत्तर का चयन करें।
प्रभु चितई पुण्य चितऊ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधुमंडल डोल। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। इस लाइन को जो लिखे हैं तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने दोहों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दोहा। आप गिन सकते हैं दोहा में क्या होता है? 13 और 11, 13 11 13 11 होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे 13 हो गया। इधर 2 2 का चिन्ह 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। तो ये 13 11 13 11 का मतलब होता है दोहा। क्या होता है? दोहा। उसके बाद है कि लोचन लोल से क्या तात्पर्य है? लोचन लोल, लोचन मतलब नयन, लोल मतलब चंचल। तो चंचल नेत्र से मतलब है। क्या है? चंचल नेत्र से। आगे है कि नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आया था जनु शब्द आया था ना, तो जहाँ जनु शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आगे है उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास जी जो हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। पद्मावत के लेखक कौन होते हैं? तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि नहीं है, बाकी सब ये भक्ति काल के कवि हैं। अमीर खुसरो की हम बात करते आदि काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आदि काल के कवि हैं। आगे है कि बिहारी ने क्या लिखा? तो बिहारी आप जानते हैं बिहारी क्या लिखते हैं? दोहे। क्या लिखते हैं? दोहे। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसको साहित्य अकादमी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद। इन सबको साहित्य अकादमी नहीं लिखा, बल्कि नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य जो रामचरितमानस है ये प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है। आगे है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में है? मानवीकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नई कविता में। किस में किया जाता है? नई कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। अगला कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये आदि काल की रचना है। किस काल की है? आदि काल की। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में अधिकांश कविता लिखने का काम कौन कर रहे थे? सूरदास। कौन? सूरदास। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी आप जानते हो कि जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हो गई, महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद हो गई। ये सब किस में आते हैं? छायावादी कवि में। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो उर्वशी। ये आप लोग जानते हैं उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामलला नहचू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। रामलला नहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की। आगे चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव। इनका शॉर्टकट नाम क्या होता है? मुक्तिबोध। इन्हीं को हम मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश हो जाते हैं। आषाढ़ के एक दिन के लेखक मोहन राकेश। आगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। आगे है कि सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो संजीव की। किसका है? संजीव। आगे आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये पुस्तक जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। आगे है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह अधिकांश क्या लिखे हैं? तो इन्होंने आलोचना। क्या लिखा है? अधिकांश आलोचना लिखा है।
अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो भगवान सिंह। अपने अपने राम भगवान सिंह ने लिखा है। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। चीफ की दावत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। उसके बाद है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक, इसके लेखक कौन है? तो सुदामा पांडे। और इनका नाम क्या हो जाता है? धूमिल। धूमिल। किसी का जब एक चीज़ याद रखना, जब किसी का उपनाम लिखा जाता है तो एकहरा उद्धृढ़ चिन्ह में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये एकहरा उद्धृढ़ चिन्ह का सिंबल है। जो कि उद्धृढ़ चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा और दोहरा। तो किसी का 60 नाम लिखना होता है तो एकहरा उद्धृढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जानकी जाकी अंग अंग बास समानी। किस संत की कब की पंक्तियाँ हैं ये? तो रैदास जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? रैदास जी ने। और ये कुछ 80 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो इनको देखकर जरूर जाना। धन्यवाद।